Now I would like to invite Hassan Zaidi Sabji. He's additional joint registrar with the Company Registration Office, Lahore. He's been with the ACCP since 2004. He's a law graduate and an ACC as well. He'd be talking to us on exit modes of companies during the session. So, Zaidi Sab, please. My presentation will be focusing on winding up of the companies with special emphasis to the easy exit regulations. तो और ये मैं चाहूँगा कि इंटरैक्टिव सेशन हो, आप लोगों के कमेंट्स हो, आप लोगों के क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप उसको वहीं पे ही आप बीच में पॉपअप कर सकते हैं. तो सबसे पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. वी हैव द इजी एग्जिट ऑप्शन, वी हैव द वाइंडिंग अप ऑप्शन, स्ट्रक ऑफ बाय द रजिस्ट्रार एंड इनएक्टिव स्टेटस. थोड़ा डिफरेंस है सब में. इनको आगे चलते हैं तो मैं फिर आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ. वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कुड आइदर बी थ्रू एप्लीकेशन टू द कोर्ट, जो कि हो सकती है 286 सेक्शन के थ्रू, या बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 293, जिसमें कि वॉलंटरी भी हो सकती है और सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है. डिफरेंस सिर्फ ये है कि 286 में और 293 में 286 स्पेसिफिकली पर्टेन कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन को, जहाँ पे कोर्ट्स ये समझती हैं कि देयर हैज़ बीन एन ऑपरेशन फ्रॉम सम ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो उसमें बेस्ट आपके पास ऑप्शन 286 की अवेलेबल है, क्योंकि जो आपका थ्रेशहोल्ड है टू अप्लाई फॉर अंडर सेक्शन 286 वो 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग है. फिर इसके बाद आपकी आ जाती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 347. अच्छा, जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है इट कुड आइदर बी थ्रू द कोर्ट और यू कुड फाइल दीज डॉक्यूमेंट्स विद SECP. दोनों में प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, और हम रेफर करते हैं कंपनीज कोर्ट रूल्स को फॉर आवर फॉर्म्स. 347 का प्रोसेस फेयरली इलेबोरेट है, जिसके अंदर सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होगा कि कंपनी लिक्विड है और वो समझ रहे हैं कि 1 साल के अंदर अपनी लाइबिलिटीज वो पे ऑफ कर सकेंगे. देन देयर विल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन. इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर है, उनकी नोटिफिकेशन है इन द ऑफिशियल गैजेट. स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वो लिक्विडेटर खुद लेंगे जब वो कंपनी का चार्ज ले लेंगे. सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स होगी जो कि लिक्विडेटर करेंगे. लिक्विडेटर शेयर होल्डर्स को एसेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कैश भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. वो सेल कर सकते हैं एसेट्स को, जो कैश आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ऑल्टरनेटिवली राइट अवे एसेट्स भी जा रहे होते हैं शेयर होल्डर्स के पास. बोथ मोड आर एक्सेप्टेबल. अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप और ऑडिटेड रिपोर्ट जो होगी वो आपने फाइनल अकाउंट्स के साथ हमारे पास फाइल करनी है और फाइनल मीटिंग आपने कंक्लूड करनी है. तो बेसिकली यही स्टेप हैं जो कि कोर्ट में भी फॉलो हो रहे होंगे और SECP के पास अगर आप फाइलिंग करें तो यहाँ पे भी होंगे. सर नहीं, इनकम टैक्स अथॉरिटी से इस स्टेज पे नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने FPR से भी डिस्कस की थी, मगर दैट वुड हैव बिकम वेरी कम्बरसम कि हम उनको कहें कि आप हमें बताएं कि इस स्टेज पे उनकी क्या लायबिलिटी है. होता ये है कि वंस यू गेट दिस फाइनल फाइलिंग सर्टिफिकेट फॉर फाइलिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, यू टेक इट टू FBR देन, और वो फिर हम वो वहाँ पे आपको NTN आपका कैंसिल कर देते हैं. मगर इससे पहले इफ़ देयर इज़ एन इन्वेस्टिगेशन, और वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि FBR में आपकी कंपनी के अगेंस्ट चल रही है, जिसके लिए हमें बताया गया है, तो फिर वी आस्क यू टू गेट इट क्लैरिफाइड बाय FBR. मगर अदरवाइज इफ इट इज़ अ सिंपल रिक्वायरमेंट 172 में जैसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसमें डोंट रिक्वायर यू कि आप उनसे क्लियरेंस लेकर आए पहले. नहीं, एग्जैक्टली वॉलंटरी. हाँ, कि कोई भी एनी कंपनी कुड ऑप्ट फॉर दिस प्रोसेस आइदर थ्रू द कोर्ट और थ्रू SECP. लेकिन ये प्रोसेस कम्बरसम है और गोइंग टू द कोर्ट मींस फाइनेंशियल आउटले एज वेल, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है कंपनीज के लिए, अंडरस्टैंडेबली. इवन इफ कंपनी के जीरो एसेट्स हो. देयर वाज अ केस इन हाई कोर्ट कि जिसमें वो एक बैंक की सब्सिडरी थी और उनके कोई एसेट्स नहीं थे, और वो बैंकर्स एडमेंट थे कि आप इनका फाइनल आप डिसोल्यूशन ऑर्डर कर दें, मगर कोर्ट ने नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि आप प्रोसेस को कंप्लाई करिए पहले.
अग्रीड। इतनी जल्दी वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंक्लूड नहीं होती, पहली बात, उसमें टाइम लगता है। वो चलते हैं, मगर अगर इस तरह के अगर केसेस हों तो अक्सर एफबीआर हमें ऑन बोर्ड लिया होता है और वो सारे केसेस की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो फाइल में लगी हुई होती है हमारे पास। ये एफबीआर बेशुमार केसेस ऐसे हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप के जिसमें मैंने खुद उन्हें कहा कि आप एफबीआर से क्लियरेंस लेकर आए, वो नहीं ला सके। तो वो ऐसा नहीं होता कि वो आइसोलेशन में चल रहा है। अगर वो मेजर केस है और अगर वाकई पेनल्टी है या इस तरह की चीज़ है तो वो फिर नहीं होगा। अगर कंपनी का क्लेम है ऑफ कोर्स वो हमारे पास आएंगे ही नहीं, वो आएंगे अपना क्लेम जब वो हासिल कर लेंगे उसके बाद। सर एफबीआर से क्लैरिफिकेशन उस स्टेज पे होगी इफ देयर इज एन इंक्वायरी गोइंग ऑन एट एफबीआर और उन्होंने हमें इंटीमेट किया हुआ हो उस बारे में। अच्छा, आई गेट योर पॉइंट। नहीं, वी एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स वंस दे हैव बीन सबमिटेड विद अस कंप्लीटली, क्योंकि वो मैच नहीं हो सकती चीज़ें। ये आइसोलेशन में तो फॉर्म्स आप सबमिट कर दें, मगर हमने इसको मैच करना है आपके एसेट्स के साथ और लाइबिलिटीज़ के साथ और द वे दे हैव बीन डिसबर्स्ड, तो वो अलहदा नहीं हो सकता। वो जब तक फाइनल नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। तो उसके बाद ही फिर एफबीआर के पास जाता है। मगर यूजुअली अगर इतना बहुत स्ट्रॉन्ग बास केसेस होते हैं जिसमें ग्लेयरिंग किस्म के मिस्टेक्स हैं या ग्लेयरिंग किस्म के एफबीआर की इन्वेस्टिगेशन है, वो हम उससे पहले ही कर लेते हैं। वो कंपनी की ऑप्शन है क्योंकि वो हमारा मैंडेट नहीं है। They would only deregister you from sales tax and NTN once you have this dissolution certificate. वो उससे पहले नहीं करेंगे सर। जी जी। हाउ का तो प्रोसेस गिवन है ना। नहीं, वो इलेबोरेट सेक्शंस हैं, पूरे सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में। अगर आप देखें तो सेक्शन 347 ऑनवर्ड सारे सेक्शंस हैं। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्लस कंपनीज कोर्ट रूल्स हैं, उसके फॉर्म्स हैं, और वो बहुत एलेबोरेटिव फॉर्म्स हैं कि वो अलग अलग आ रहे हैं। कोर्ट रूल्स में फॉर्म्स जो हैं उसमें एवरी क्लास ऑफ एसेट्स अलग अलग बताए हुए हैं। तो आप, वो बहुत अच्छी चेकलिस्ट है, इसकी वजह से चेकलिस्ट हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, तो वो वहाँ से उसमें। अच्छा, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज वेरी सिमिलर टू मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और ये सिर्फ प्रोविजन उस वक्त इन्वोक होगी व्हेन यू आर हाफ वे इनटू द लिक्विडेशन एंड द लिक्विडेटर थिंक्स कि द कंपनी विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स लाइबिलिटीज। तो इसलिए वो फिर दे वुड आस्क द क्रेडिटर्स टू कम इन, और वो क्रेडिटर से कहेंगे कि अब यू टेक ओवर the liquidation process. The liquidator may or may not remain the same. The creditors may bring in their own liquidator, और फिर वही प्रोसेस वाइंडिंग अप का आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत बहुत कम ये होते, मैंने अभी तक एक सिर्फ क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप देखी है जो कि कंक्लूड नहीं हो सकी थी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ डिस्प्यूट बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड द शेयर होल्डर्स। इन दिस केस क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप जाती हैं ज़्यादातर कोर्ट में। अगर आपके क्रेडिटर्स समझ रहे हैं कि वो वाइंड अप करवाएं कंपनी को, तो वो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड बहुत कम है, विच इज़ 100,000 रुपीज़। कि अगर किसी भी क्रेडिटर का 100,000 रुपीज़ का क्लेम नहीं कोई कंपनी दे पा रही है तो दे कैन फाइल अ वाइंडिंग अप पिटिशन। ऑब्वियसली कोर्ट उसको देखती है, वो अक्सर वो डिस्पोज ऑफ भी हो जाती हैं या वो नहीं आगे चल सकती, मगर उनके पास एक ऑप्शन, एक एवेन्यू अवेलेबल है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय कोर्ट, ये बिल्कुल वही सिमिलर चीज़ें हैं। प्रोसेस विल बी द सेम जैसे कि मैंने बताया था वॉलंटरी वाइंडिंग अप में था, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें अंडर सेक्शन 301 अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। इलेबोरेट चीज़ें हैं, कंपनी खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग और सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, if there is a default in holding 2 consecutive annual general meetings, number of members is reduced, जो आप सर बात कर रहे थे कि number of members is reduced, one of the members passes away, तो उसमें ये ऑप्शन है एक्चुअली, which is very cumbersome for the companies कि अगर उनका एक साहब नहीं रहे 2 में से तो वो फिर कोर्ट के थ्रू जाएंगे।
कंपनीज अनएबल टू पे इट्स डेट्स, एनी ऑफ द क्रेडिटर्स कर सकते हैं. कंपनी सीजेस टू रिमेन लिस्टेड, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड हो जाती है. लाइसेंस इंक्वायरी, लाइसेंस्ड कंपनी अगर है और वो सोल लाइसेंस, जैसे कि स्टॉक ब्रोकरेज हाउस है, सोल रीजन फॉर एग्जिस्टेंस उनका वही लाइसेंस है, लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो कोर्ट के थ्रू उसमें ऑप्शन अवेलेबल है. या अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट प्रोहिबिटेड बिजनेस वगैरह में जा रहे हैं. अच्छा, who will be filing, who will be initiating the winding up process? It could be the company through the special resolution. It could be the registrar, SECP, on any of the grounds के number of members कम हो गए, unable to pay its debts, या the company ceases to remain listed. या ये मतलब ये दो ऑप्शंस होंगी जो कि, हाँ वो तो पहली ऑप्शन होगी ना, सबसे पहले आ गया स्पेशल रेजोल्यूशन. हाँ, SECP can take action against the registrar. रजिस्ट्रार की पावर है ना उसमें. मतलब there are various grounds available to a registrar on which he could file a winding up petition. और उसमें एक ये भी है कि नॉन होल्डिंग ऑफ 2 consecutive annual general meetings. आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत मतलब हमारी बहुत सी कंपनीज होंगी जो कि इसमें आ रही होंगी, मगर उसका एक बहुत फेयरली लंबा प्रोसेस है. 301 के बाद फिर हम 305 में जाएंगे, कमीशन की पहले अप्रूवल लेंगे, फिर उसके बाद हम पिटिशन फाइल करेंगे. इसमें एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग है कंपनी के लिए. तो वो बहुत सिर्फ जो कंपनीज जो वाकई क्वालिफाई कर रही हैं कोर्ट के थ्रू वाइंड अप होने में, वो जाती हैं. यूजुअली दे आर कंपनीज जिनमें डिस्प्यूट्स हों, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस चल रही हों, जिसके अंदर हाइनेस किस्म के ऐसे प्रॉब्लम्स हों कि जो कि हम नहीं उसके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते, तो वी मूव टू द कोर्ट. कोर्ट्स करते ही हैं कि वो क्लब कर देते हैं आपकी जितनी अगर और भी पिटिशंस चल रही हैं वहाँ पे, तो सबको क्लब कर देते हैं, फिर वो जॉइंट हियरिंग्स के थ्रू करते जाते हैं. SECP, द रजिस्ट्रार. हाँ हाँ, नहीं, that is an option available to the registrar, that is not mandatory on the registrar. कई कंपनीज ऐसी हैं, केसेस मैंने देखे कि जिसमें डीलिस्ट हुई कंपनीज, उसके बाद दे केम अप विद अ बिजनेस प्लान और उन्होंने अपना मतलब मेन ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, तो कमीशन ने अलाउ कर लिया. क्योंकि इस 301 के बाद आप फिर जाएंगे कमीशन की अप्रूवल के लिए, द रजिस्ट्रार विल टेक दिस टू द कमीशन. वहाँ पे अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है कंपनी के लिए. तो इफ दे कम अप विद द बिजनेस प्लान, वो वहाँ पे भी हो जाता है. इवन इफ यू गो टू द कोर्ट, कोर्ट ने भी रेफर किया हमारे पास कि हम वाइंडिंग अप पिटिशन फाइल की, कोर्ट ने कहा कि नहीं आप एक दफ़ा दोबारा इनको चांस दें, वो हमें रेफर बैक कर दिया जैसे केस को, तो उसमें फिर एड्रेस हो गई चीज़. अच्छा, इंपॉर्टेंट मैटर्स जो कि इसमें कंसिडर होने चाहिए, पैनल ऑफ लिक्विडेटर्स, प्रोविजनल मैनेजर्स. पैनल ऑफ लिक्विडेटर्स, जैसे सर ने बात की, जो वाइंडिंग अप थ्रू कोर्ट है उसमें SECP हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ पैनल ऑफ लिक्विडेटर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट. लेकिन हमारी कोर्ट्स अगर किसी को लिक्विडेटर अपॉइंट कर रही हैं तो वो लोग भी अभी चल रहे हैं. तो ऑफिशियली द वर्ड इज़ कि हाँ हमने एक पैनल ऑफ लिक्विडेटर बताया है, एंड द कोर्ट्स आर बाउंड टू अपॉइंट एनी लिक्विडेटर थ्रू दैट पैनल. लेकिन कोर्ट्स उसके अलावा भी कर देती हैं. सॉरी, दैट कैन बी चैलेंज, बट हु इज गोइंग टू चैलेंज इट? मतलब यू हैव अ पॉइंट के मगर उसमें फिर वो ग्राउंड्स ले आते हैं ना कि आप देखें, if the court is of the view कि under these circumstances this and this person is most qualified or eligible to act as, you have a point. आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, उसमें गलत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को. हाँ, वैलिड. अच्छा, चेंज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर. वंस अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, बोर्ड की पावर सीज हो जाती हैं और सारी लिक्विडेटर के पास चली जाएंगी. प्रूफ एंड रैंकिंग ऑफ क्लेम्स, जैसे आपने कहा वो कैसे करेंगे, तो इलेबोरेट सेक्शंस हैं जिसके ऊपर पूरे हमारी रैंकिंग ऑफ क्लेम्स आ रही है कि किस किस तरीके से क्लेम्स रैंक करेंगे और कितना कितना मुख्तलिफ लोगों को मिल जाए. मुझे एक बहुत अच्छी एग्जांपल, एक I think he was a British person, उन्होंने दी कि it's like a tree, one jar fills in और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जार आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जार है, फिर नेक्स्ट जार है.
मुझे बड़ी उनकी एनालॉजी बड़ी अच्छी लगी कि वो जो रैंकिंग ऑफ क्लेम्स है वो इस तरह से होगा कि अंटिल योर फर्स्ट क्लेम गेट सेटिस्फाइड यू डोंट मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो उसको उन्होंने कहा था जार प्रिंसिपल, तो मुझे मतलब इंटरेस्टिंग बड़ी चीज़ लगी थी। वाइंडिंग अप ऑर्डर एंड डिसोल्यूशन ऑर्डर। वाइंडिंग अप ऑर्डर इज द ऑर्डर जब आप कोर्ट के पास पिटिशन लेके जाएंगे फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो जो ऑर्डर अगर कोर्ट थिंक्स कि दिस कंपनी हैज टू बी वाउंड अप, वो वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देंगे एंड दे विल अपॉइंट अ लिक्विडेटर, or the liquidator will proceed with winding up of the company. Once the liquidator is done with his business, he submits his report with the court will then pass a dissolution order, which will be a final order for final dissolution of the company. ये वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन की एक एनालॉजी मैंने, एक इंडियन थे उन्होंने वीडियो थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि वाइंडिंग अप इज लाइक डेथ ऑफ द कंपनी और डिसोल्यूशन इज लाइक बर्निंग द कॉर्प्स। तो इंटरेस्टिंग मुझे चीज लगी इसमें। अच्छा, स्ट्राइकिंग ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार, सेक्शन 425 इज द सेक्शन which empowers the registrar to strike off a company provided he has a reasonable cause to believe that the company is not carrying on business and is not in operations. तो यहाँ पे जो क्रिटिकल फैक्टर है वो फॉर्म्स की नॉन सबमिशन नहीं है, बिकॉज सिर्फ फॉर्म्स सबमिट ना करा के हम ये नहीं कह सकते द कंपनी डज नॉट ऑपरेट, that may lead to an assumption कि the company is not in operations, or only then this section 425 will be invoked by the registrar. 3 नोटिसेस हैं जो कि हम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे भेजते हैं थ्रू पोस्ट, और उसके बाद हम सेक्शन 425(3) में गैजेट नोटिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट गैजेट नोटिफिकेशन के 3 months बाद सेकंड नोटिफिकेशन है, और उसके बाद कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। कंपनी में ऑल्सो भी रेस्टोर्ड अंडर सेक्शन 425 सबसेक्शन 9। सर, एग्जैक्टली हाँ, आई अंडरस्टैंड। उसमें जो हमारा बेसिक यार्डस्टिक है वो ये है कि company is not submitting its form. If a company is not submitting its form for a period of say 4 years, 5 years, there is a reasonable cause to believe. The company does not have any assets जिसमें कि आपका चार्ज नहीं है, कोई आपका mortgage चार्ज नहीं है, इसका मतलब you do not have any assets. We do not get any request for a certified copy of that company, which means that probably they are not in operations because they don't, that is why they are not obtaining a certified copy. The company has not had any inspections. आपने कोई inspection करने नहीं आए, वो पूरा criteria check करते हैं। The company, although this is not a requirement, but this is a guideline कि the company is not in manufacturing business. Usually manufacturing business में जो होंगी उनका probably there is an assumption कि शायद उनका कुछ setup होगा, assets होंगे उनके, तो वो पूरा क्राइटेरिया होगा इलेबोरेट, जिसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। और वो इट इज़ नॉट इन थिन एयर, और वो डिस्क्रेशनरी नहीं है रजिस्ट्रार के लिए, क्योंकि यही चीज़ एक दफ़ा हमारे विफाकी मुतसिब के पास भी चैलेंज हुई थी। देयर वाज अ कंपनी जो कि एडमेंट थे कि उनको रजिस्ट्रार स्ट्राइक ऑफ कर दे, तो उन्होंने भी हमारे जो आर्ग्यूमेंट थे उनको अपहोल्ड किया कि वो डिस्क्रेशन नहीं हो सकती, इनका क्राइटेरिया है जिसके ऊपर अगर कोई कंपनी आ रही है तो फिर वी ओनली प्रोसीड फॉर अंडर सेक्शन 425। सर, ठीक है। नहीं, उसमें कोई यार्ड स्टिक नहीं हो सकती, क्योंकि हम कॉर्पोरेट रेगुलेटर, हम बिजनेस के रेगुलेटर नहीं है ना, हम उसकी एंटिटी को रेगुलेट करें, और कॉर्पोरेट कंप्लायंस कंप्लीट है आपकी कंपनी की। तो इसीलिए उसने कहा है कि व्हेन द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द कंपनी इज नॉट इन ऑपरेशंस, तो द ग्राउंड्स टू बी बिलीव्ड, एग्जैक्टली, तो रीजनेबल ग्राउंड हो ना सर, उसकी रीजनेबल ग्राउंड होगी तो फिर ही हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं ना, अनरीजनेबल ग्राउंड पर नहीं हो सकता। क्या दिस इज द ग्राउंड, बट हाउ डू वी नो कि दे आर नॉट इन ऑपरेशंस? तो वो उसी से पता चलेगा ना, जब आप कॉपी नहीं ले रहे, जब आप उसके फॉर्म्स मॉर्गेज चार्ज नहीं क्रिएट कर, फिर वो कंपनी नहीं बंद होगी, फिर बाय रजिस्ट्रार नहीं बंद होगी।
आपकी फाइलिंग कंप्लीट है, agreed, that company will not qualify under section 425. नहीं, वो क्वालिफाई नहीं करेगी ना फिर उसमें। वो कंपनी खुद अप्लाई कर देना, अगर वो खुद आगे वो करना चाह रहे हैं तो डिस्कस ठीक है। करेंगे। वो देयर इज आल्सो एन ऑप्शन, कंपनी हैज अ चॉइस। हाँ, नहीं, कंपनी नहीं। हैज अ चॉइस, कंपनी कैन अप्लाई। अगर कोई एसेट्स, कोई लायबिलिटीज, कोई ऑपरेशन उसका नहीं है तो कंपनी हैज अ चॉइस टू अप्लाई इटसेल्फ। वो सेक्शन हसन कवर करेंगे आगे। Well, it rests with the registrar, but subject to certain clippings. ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रेशन है उनकी, मैं आज इतनी कंपनीज बंद कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। और यूजुअली हमारा प्रोसेस ये है कि सिमिलैरिटी मेंटेन करने के लिए हेड ऑफिस अक्रॉस पाकिस्तान सिमिलर गाइडलाइंस इशू करते हैं कि इस पीरियड में आप देखिए इस क्राइटेरिया पे कितनी कंपनीज आ रही हैं, फिर उनको स्ट्राइकिंग ऑफ की तरफ लेकर जाएं। और वो पूरी चेकलिस्ट है कि अगर वो 20, अगर वो उन्होंने मार्क्स बताए तो 20 चीज क्वालिफाई कर रही है तो फिर ओनली वी विल प्रोसीड फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी, अदरवाइज हम पूरा उसको चेक करेंगे। मतलब वो डिस्क्रेशन उस तरह से नहीं हो सकती कि मैं अपनी विल से कर दूं। हाँ, ये मेरा पॉइंट था। अच्छा, अब सर अब आ जाते हैं आपके दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि था सेक्शन 426 कि अगर कंपनी खुद से कहे कि मुझे आप बंद कर दें, तो उसमें हमारा एक इजी एग्जिट रेगुलेशंस हैं अभी। और इजी एग्जिट रेगुलेशंस पहले ऑफलाइन आप सिर्फ अप्लाई करते थे, अब वो ऑप्शन भी ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है और दोनों मोड से कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। इजी एग्जिट रेगुलेशंस हमारे एक्ट में कवर हो रहे हैं सेक्शन 426 में। तो 425 इज जहां पे रजिस्ट्रार ऑन इट्स ओन करेगा, 426 इज व्हेन द कंपनी अप्लाइज फॉर गेटिंग इटसेल्फ स्ट्रक ऑफ। सॉरी, वो उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि इजी एग्जिट में जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ कि सारे फॉर्म्स आपने इकट्ठे देने हैं और वो आपके जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। और इजी एग्जिट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर कंपनीज दैट डू नॉट हैव एनी एसेट्स और लायबिलिटीज। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज फॉर द कंपनीज जिनके एसेट्स मौजूद हैं। सर देखिए, अगर इजी, ठीक है, नहीं, इजी एग्जिट में ऑन इट्स ओन एनटीएन खत्म नहीं हो सकता। आपको एफबीआर के पास जाना होगा, क्योंकि दे माइट हैव सर्टेन लायबिलिटीज अगेंस्ट द कंपनी, तो वो फिर उसको खुद कैंसिल करेंगे। जो पहली वाली आपकी बात थी कि क्या कहा था आपने, दो क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, स्ट्राइकिंग ऑफ होने के बाद, इफ इट परटेन्स टू अ पीरियड इन विच द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, से आप आज 2022 में कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवा रहे हैं, बट योर लाइबिलिटी परटेन्स टू द ईयर 2020, तो उस वक्त का कॉर्पोरेट रिकॉर्ड तो मौजूद है ना सारा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड तो हम उनको दे सकते हैं, एसईसीपी दे या आप दे सकते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। सेकेंडली, कंपनी जो कि स्ट्राइक ऑफ हो रही है, दैट कैन ऑल्सो बी रेस्टोर्ड बाय एसईसीपी एंड बाय द कंपनी इटसेल्फ एज वेल, सेक्शन 425 सब सेक्शन 9 में। तो अगर वो कोई ऐसी लाइबिलिटी है या ऐसा एसेट है जो कि दैट कैन नॉट बी यूज्ड until and unless the company is restored, तो वो रेस्टोरेशन ऑर्डर भी पास हो जाएगा और आप कंपनी रेस्टोर कभी भी करवा सकते हैं उसमें। हाँ, क्योंकि फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम जब तो कंपनी इनकॉर्पोरेट थी ना। अच्छा, अगर आप आना चाह रहे हैं इजी एग्जिट में सेक्शन 426, तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली देने होंगे। पहला आपका कवर लेटर है, देन देयर इज द मेंबर्स रेजोल्यूशन जो कि सारे शेयर होल्डर्स की तरफ से हो जाएगा। उसके बाद है डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स, ये 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स की तरफ से होगी ऑन अ स्टैम्प पेपर। और ऑडिटर सर्टिफिकेट, ऑडिटर सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट है, ही माइट नॉट बी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एनी पर्सन eligible to act as auditor of the company can issue this certificate. Basically वो ये certify कर रहे हैं कि the company does not have any assets and liabilities and that is why it qualifies for easy exit. इसमें क्या ट्रिक है?
नहीं, वो इंश्योर करते हैं अपने, ऑब्वियसली वो प्रोसेस लेकर आते हैं, बट वी हैव मेड दिस प्रपोजल इन द अपकमिंग रेगुलेशंस कि इस चीज़ को कुछ रिलैक्स किया जाए और कुछ इसके बारे में किया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हाँ, हम ये हाँ। कह रहे हैं, इसलिए हम ये सजेशन दे रहे हैं, अभी ये इनकॉर्पोरेट तो नहीं हुई, कि जिन कंपनीज ने एटलीस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना, उनकी ये रिक्वायरमेंट अगर रिलैक्स हो सके तो, और जिनके पहले से स्टेचुटरी ऑडिटर्स अपॉइंटेड है तो ऑफ कोर्स वो तो फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके पास तो इंफॉर्मेशन फिर आ सकती है। दो डिफरेंट चीजें, एक ये है कि जिन पे लॉ में रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपॉइंट करने की, जी जिनमें लॉ में रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपॉइंट करने की, उनके लिए जी 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 ये दिस माइट बी वन ऑफ द सजेशंस एज वेल, ये हम नोट कर लेते हैं कि ऑडिटर की बजाय उसको रिप्लेस कर दें चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ये सजेशन हम बिल्कुल ये अच्छा फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होगा। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात एग्जैक्टली बिल्कुल, तो दैट इज अ गुड सजेशन कि इट्स जस्ट अ सजेशन एट दिस स्टेज। वो तो फिर ये है कि वो जिन कंपनीज का कैपिटल कम होगा उनमें फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी आ जाएगा, अगर उसके साथ नहीं, फॉर दोज कंपनीज हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑडिटर्स अंडर द लॉ, जो छोटी कंपनीज है जिनका 1 मिलियन तक है पेड अप कैपिटल, हाँ वो अभी खत्म हो जाएगा ये तो पता नहीं है, बट वी हैव मेड दिस सजेशन कि उनके लिए इट्स ज्यादा, और फिर उसमें इनकी बात बड़ी रेलेवेंट हो जाती है कि फिर वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए ना कि ऑडिटर, तो बेचारे को ऑडिटर है ही नहीं, तो वो कहाँ से बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी बिल्कुल हमने प्रपोज किया, जी बिल्कुल वहां पे ऑडिटर शुड कम इनटू इट, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि रिक्वायर्ड है बट उसने अपॉइंट ही ना किया हो, तो फिर वहां पे फिर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम्स रेलेवेंट। वो फिर एक बहुत लंबा वो फिर प्रोसेस एक बन डिफरेंट जाएगा। प्रोसेस है, वो फिर एक सर, वो तो कमीशन फिर वायलेशन होगी, बिल्कुल वो फिर एक प्रोसीजर फिर वो लंबा हो वाइंड अप होना जाएगा, बहुत फिर मुश्किल हो कमीशन जाएगा। अप्रूव करेगा किसको अपॉइंट करना है। हम्म, हम्म। उसमें ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सर, उसमें कहीं पे भी इजी एग्जिट रेगुलेशन में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, कंपनीज एक्ट में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, मगर वी अंडरस्टैंड कि इट इज़ कम्बरसम फॉर अ कंपनी कि आप उसका रिकॉर्ड अपडेट करवाएं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इट स्ट्रक ऑफ। तो व्हाट वी डू इज कि इफ द शेयर होल्डिंग एंड डायरेक्टरशिप पोजीशन इज द सेम as reported in the last form, it could be like 10 years ago, so we accept the documents. But if there is a change, so you have to comply with the change requirements. Sir. Hmm. Hmm. नहीं, members मेंबर्स रेजोल्यूशन तो आएगा ना शेयर होल्डर्स की तरफ से, नहीं मतलब मेंबर्स रेजोल्यूशन डायरेक्टर की तरफ से नहीं, वो डेक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर है जो आप कह रहे हैं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो सकता।
मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन वो बोर्ड मेंबर के तौर पे काम करेंगे ना, नॉट एज अ मेंबर, शेयर होल्डर। वो जो शेयर होल्डिंग, जिनके पास ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होल्डिंग हुई है, द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड या वट एवर, एग्जैक्टली। तो हाँ 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 हाँ, किसी ही कह रहे हैं, ऐसे है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वो फिर वाइंडिंग अप थ्रू कोर्ट ऑप्शन बच जाती है व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो द प्रिस्क्राइब्ड मेंबर, व्हिच इज वेरी कम्बरसम। हाँ सर, जी, मगर हम आपसे बैलेंस शीट नहीं मांग रहे। हाँ 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 हाँ, आइडियली उस पर जाना चाहिए। जी जी, ऐसे है। ये एक उसकी इंटेंट है पीछे, हाँ उसकी रीजन है, नहीं हो सकते। हाँ, मगर सर ये तो जो इजी एग्जिट है, हाँ आइडियली स्पीकिंग उस तरह से नहीं हो सकता, मगर ये एप्लीकेबल ही उन कंपनीज के लिए है जिनका कैपिटल बहुत थोड़ा है, 10,000 रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल। अब इट्स अ शेल जो कि आपके पास सिर्फ मौजूद है और आपने, यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। अगर आप उसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जाते हैं तो वो उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा हो जाएगी। और जो, अगर आप टोटल स्टेटिस्टिक्स देखें तो अबाउट 97% कंपनी जो SECP ने वाइंड अप की हैं वो इजी एग्जिट के थ्रू हुई हुई है, स्ट्रक ऑफ हुई हुई है वो सारी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। और फिर अगर आप देखें जो थोड़ा सा इससे आगे है कि जहाँ पे सेक्शन 42 की एसोसिएशंस हैं, उनका जब लाइसेंस हम रिवोक करते हैं या वो खुद रिवोक करवाते हैं तो सेक्शन 43 ऐड किया गया है। स्पेसिफिकली स्टेट्स के कंपनीज इजी एग्जिट में जा सकती हैं, एसोसिएशंस, प्रोवाइडेड वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ करें, बट दे कैन कीप असाइड सर्टेन अमाउंट फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड इजी एग्जिट। तो वो उसको कंसिडर कर रहे हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इसीलिए आपसे बैलेंस शीट नहीं ले रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो फिर क्वालिफाई नहीं करेंगे उसमें। सॉरी, आइडियली ये वही कंपनीज होती हैं जिनके पास सिर्फ कैश, और इतना कैश हो कि जस्ट सफिशिएंट टू मीट योर वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, इजी एग्जिट एक्सपेंसेस। वो 2 नोटिफिकेशंस हैं तो इसलिए उसमें सफिशिएंट टाइम है। ऑडिटर दे रहे हैं ना, ऑडिटर वेरीफाई करेंगे कि एक सेकंड में उनको दे दूंगा सर, वो खुद उसको वेरीफाई करेंगे, SECP नहीं ले रहा आपसे, ऑडिटर ने खुद करना है। हाँ, नहीं होगी ना, ऑडिटर सर्टिफिकेट सिर्फ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है, वो मैं आपको रेगुलेशन में दिखा देता हूँ, वो उसका फॉर्मेट है। लिस्टेड कंपनीज नहीं होंगी, सब्सिडरीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज नहीं होंगी, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी, जिनके एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं वो नहीं होंगे, वो कंपनीज क्वालिफाई नहीं करेंगी। जी जी, लिखा हुआ है ये रेगुलेशंस में, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ व्हेन वी गेट टू द स्लाइड सर। देखिए, आप जब अप्लाई करते हैं तो विद इन 15 डेज वी गेट बैक टू यू विद आइदर एन ऑब्जर्वेशन लेटर या इफ इट इज क्लियर तो विद द स्ट्राइकिंग ऑफ लेटर। उसके बाद वी सेंड इट फॉर द गैजेट पब्लिकेशन। दोनों गैजेट पब्लिकेशंस में 90 डेज का टाइम है बीच में। गैजेट पब्लिकेशन इंडिविजुअल एक कंपनी की नहीं होगी, मंथ एंड पे हम लोग कंसोलिडेट करते हैं सारे हमारे CROs और फिर उसको भेज देते हैं आगे इस्लामाबाद में कंसोलिडेशन के लिए। इस्लामाबाद टेक्स इट अप विद द प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन, वो फिर उनका नंबर लगता है और जाते हैं आगे। हाँ, रफली लग जाते हैं उसके अंदर। नहीं, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, द टाइम फ्रेम रेस्ट विद द कंपनी। वॉलंटरी वाइंडिंग आप कितना जल्दी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कितना, वैसे तो 1 साल का टाइम होता है वॉलंटरी वाइंडिंग आपको कंक्लूड करने में।
until आप कोर्ट से एक्सटेंशन ले लें उस चीज़ की। मैं वॉलंटरी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आप हमारे पास डॉक्यूमेंट जितनी बेहतर बना के लाएंगे और ऑब्जर्वेशंस कम होंगी, उतना जल्दी आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा। सर नहीं, वो हम तो शेयर करते हैं सर। नहीं सर जी, नहीं ऐसा नहीं है। उसकी प्रैक्टिकली उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि द कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट मेंटेनिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। इवन जो हम लोग लेटर्स भेजते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में अनडिलीवर्ड आ रहे होते हैं बिकॉज दे वाउंड अप देयर बिजनेस। सेकेंडली, गैजेट नोटिफिकेशंस बल्क में होते हैं, वो आप अपनी कंपनी को नहीं निकाल सकते उसमें, क्योंकि वो हर तरह का गैजेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पब्लिश हो रहा है। तो वेयर एग्जैक्टली योर कंपनी इज प्रेजेंट इन दैट गैजेट, वो आपके रजिस्ट्रार को पता होगा जो आगे फॉरवर्ड कर रहे होंगे, क्योंकि उसका हमने ट्रैक रखा हुआ होता है। तो जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो वी शेयर इट विद द कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पुराना भी आपका कोई है तो आप बता दें, उसमें कर लेंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ सर, आप व्हाट्सएप कर दें, मैं उस पर भी शेयर कर देता हूँ, मैं ईमेल पे भी कर देता हूँ, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो वी हैव उसका ट्रैक है पूरा ना, कि एक कंपनी जो वाइंड अप हुई या स्ट्राइक ऑफ हुई तो उसका गैजेट किस स्टेज पे है, और वो तो मिल जाता है। वो नहीं आप बताएं, वो तो हो जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें उसमें ठीक है। हाँ नहीं ऐसा ना कहें, मैं खुद इशू करता हूँ लेके जा चुके। नहीं, उसकी सर्टिफाइड नहीं हो सकती ना। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अ फॉर्म, और जिसको लॉ ने प्रोवाइड किया है, इट इज अ लेटर। उस लेटर की कॉपी आपको दे देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब इशू करने में। हाँ ठीक है ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको साइंड कॉपी मिले लेटर की, तो वो आपको साइंड कॉपी विद द सेम नंबर इशू कर देते हैं, उसमें तो कोई मसला, क्योंकि इट्स जस्ट अ लेटर, वी अंडरस्टैंड इट्स अ लेटर। वो में अगर आपको ओरिजिनल साइन के साथ चाहिए, साइन के साथ ले जाते, तो लोग लेके जाते हैं कॉपीज। कुछ नहीं, आप अप्लाई करें, हाँ सिंपल एप्लीकेशन, नो फी रिक्वायर्ड, आप मैसेज कर दें, मसला नहीं, हो जाता है। सर रोज आते हैं वो ना, मेरा वो व्हाट्सएप भरा हुआ होता है इन्हीं मैसेजेस से। तो जो मैं स्टेटस लगाता हूँ वो सारे मैसेजेस ना, वो सब लोग फिर व्यू करते हैं उसको। एप्लीकेशन फॉर इजी एग्जिट में आगे आपके 2 गैजेट नोटिफिकेशन हो गया। अच्छा, ऑनलाइन सर ये मॉड्यूल है कंपनी का जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली मेन आपका मॉड्यूल है जिसमें आपके सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। इसी में आपको इजी एग्जिट का भी प्रोसेस अवेलेबल है। क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पे फॉर्म्स प्रोसेस आपके ओपन हो जाएंगे। और जी हम्म हम्म, that can also be restored, लेकिन why would somebody restore such a company, question is कि वो usually होता ये है कि जो 90% cases में they have some immovable property in name of the company जो कि उन्होंने dispose of नहीं की। उनका इरादा होता है dispose of करने का, लेकिन कंपनी पहले बंद हो गई, प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे अभी तक मौजूद है। तो लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज रिक्वायर यू कि आप लेकर आए SCCP से लेटेस्ट फॉर्म। How do you get a latest form? By getting the company restored. So you'll get the company restored first and then move on to get a certified copy of the forms. No, it could be for any purpose. We are not concerned with the purpose. Once a company is restored, it could do any business. It is as good as a company that had never been struck off. मगर इसमें कुछ केसेस ऐसे हुए कि जिसमें ऑडिटर्स ने सर्टिफिकेट्स दिए थे कि द कंपनी डज नॉट हैव एनी एसेट, इट डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, और बाद में इट सरफेस्ड और कंपनी खुद बाद में ले आई एप्लीकेशन के जी हमारा तो एसेट था। तो उस पे उन ऑडिटर्स को
थोड़ी पेनल्टी की थी कमीशन ने और कंपनी को भी पेनल्टी की थी, मगर वो पेनल्टी अमाउंट वाज वेरी लेस देन जो उनका जो एसेट था जो उसको वो रेस्टोर करा के लेना चाह रहे थे। नहीं, देयर हैज टू बी अ ग्राउंड। नहीं सर, ग्राउंड होगी ना सर, ग्राउंड है ना, सेक्शन 425(9) में ग्राउंड्स हैं। हाँ, कि आइदर इट हैज एन एसेट, इट हैज अ लायबिलिटी, और इट इज इन ऑपरेशंस, और हाँ हाँ, नहीं एसेट होगा ना तभी तो आप रेस्टोर करने। रेस्टोरेशन इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, वो आपको इतना मतलब एप्लीकेशन फी नहीं, वो अक्सर नहीं हुआ होता, इसीलिए तो रेस्टोर करवा रहे होते हैं हमारे से फिर लोग। हाँ आइडियली ऐसे भी बहुत से लोग अप्रोच करते हैं। हाँ, उनके फादर की कंपनी थी या दादा की कंपनी थी जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी, एसेट्स थे, और एज ऑफ टुडे वो कंपनी जब डिसॉल्व हो गई, उन लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया, कंपनी डिसॉल्व हो गई, वो एसेट मगर उस कंपनी के नाम पे चल रहा है, इमूवेबल एसेट। सर वो हम बहुत छोटी कंपनीज की बात कर रहे हैं ना। मगर वो फाइनेंशियल्स वर नेवर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद एससीसीपी, वो तो फाइनेंशियल्स तो बाद में आई ना रिक्वायरमेंट, 2008 में आई है रिक्वायरमेंट के बाद आप सारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए एटलीस्ट फाइल करें, पहले तो पब्लिक कंपनीज पे था, तो वो तो देवर नेवर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर फाइनेंशियल्स। तो जब वो स्ट्रक ऑफ हुई थी तो देवर बोनाफाइडली स्ट्रक ऑफ, क्योंकि देवर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल any financials, they had not filed any returns, that is why we proceeded ahead to strike off the companies. Years later they realized कि oh there is an asset, अब वो नहीं ट्रांसफर हो सकता, कैसे ट्रांसफर हो। नहीं, ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं है सर, और ये 425 विल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ द टाइप ऑफ कंपनी जो कि एससीसीपी ने ऑन इट्स ओन स्ट्राइक ऑफ की, एज वेल एज टू सेक्शन 426। अब वही वाली आपकी वाली बात कि ऑडिटर सर्टिफिकेट इशू हुआ, प्रैक्टिकली ऐसे केसेस जब आए तो उसमें ये था कि वो ऑडिटर ने भी कहा कि they were in the process of disposing of this assets and they were halfway through with this disposal, और मैंने इस वास्ते सर्टिफिकेट इशू कर दिया, लेकिन फॉर सम रीजन वो नहीं डिस्पोज ऑफ, वो ट्रांजैक्शन नहीं आगे चल सकी, स्टक हो गया, तो अब कुछ वे आउट तो होना चाहिए ना उसका। एब्सोल्युटली। देखें जो रीजनेबल नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑडिटर ने कब सर्टिफिकेट दिया, वो सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। ऑडिटर ने वो कंपनी का कैपिटल कितना था, बड़ी कंपनी है, उनके रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स तो जा रहे होंगे ना, उस वक्त में भी शायद जमा कराए होंगे, तो उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी या नहीं हो रही थी। क्या कंपनी वाकई इतनी छोटे साइज की थी कि उनके पास और कुछ नहीं था, सिर्फ एसेट था, दे वर रियली नॉट इनटू एनी ऑपरेशंस, the sole purpose this company was created was to hold this asset, और वो इसलिए था कि बैक इन 1990s वो कुछ CVT या वो जो वैल्यू थी, अगर आप कॉर्पोरेट कंपनी अगर कोई लैंड एक्वायर करती है उस पर बहुत कम थी, वो कुछ इस तरह की प्रोविजन थी, इसलिए विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज बहुत सी ऐसी बनी हुई हैं जिनके पास वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड की फॉर्म में मौजूद है, और वही कंपनीज हैं जो कि हमारे पास रेस्टोरेशन के लिए आती हैं ज़्यादातर। Sorry? Loan will be a liability. हाँ हाँ, वो ऑडिटर देख के बताएंगे। अब आप दूसरी जॉब तो ये कि राइट ऑफ कर लें। हाँ हाँ,
इस जगह पे रेगुलेशंस इस चीज को एड्रेस नहीं करती। वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल, कि इस स्पेसिफिक पॉइंट को रेगुलेशन नहीं एड्रेस करती। आइडियली इट शुड गो फॉर वाइंडिंग अप थ्रू कोर्ट। हाँ तो वो नहीं देंगे फिर सर्टिफिकेट, अच्छे ऑडिटर्स होंगे वो नहीं देंगे। सॉरी, ये देखें, इजी एग्जिट इज फॉर स्मॉल कंपनीज विच फॉर्म द बल्क ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अस। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, हैज नो एसेट्स लायबिलिटीज नॉट इन ऑपरेशंस, प्रोवाइड्स क्लियरेंस। अच्छा, अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी का एनओसी हमें चाहिए होगा विद योर इजी एग्जिट एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशंस का ये आप जब मेन अपना अकाउंट खोलेंगे कंपनी का तो ये डिस्प्ले हो रहे होंगे मुख्तलिफ प्रोसेसेस। इसमें यू वुड गो फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनीज, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा है रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्होंने कंपनी बंद करनी है, मीटिंग में कितने लोग मौजूद थे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो कि आप चाहेंगे कि जिस पे फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की जाए। और हम दोनों पे देते हैं लेटर्स, आपके फ्यूचर जो आप इसमें एड्रेस ले रहे हैं फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टू योर ऑडिटर एज वेल एज टू रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द कंपनी। इसमें आपने साथ में अटैचमेंट, 2 अटैचमेंट्स होंगी जो कि हैं, एक आपका डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स है, ये स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा, ये लिख रहा है कि द कंपनी डज नॉट हैव एनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट्स व्हाई आप उसको स्ट्राइकिंग ऑफ में लेके जा रहे हैं। एंड दिस इज द ऑडिटर सर्टिफिकेट। ये सिर्फ ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि ऑडिटर ने अपने सर्टिफिकेट में देने हैं कि द कंपनी डज नॉट हैव एनी एसेट्स लायबिलिटीज नॉट इन ऑपरेशंस। अगर उनको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कंप्लाई कर ली हैं और इसलिए इनको ऑडिटर सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। सर, स्टॉक ब्रोकरेज हाउस है जैसे, तो आप फिर स्टॉक एक्सचेंज से क्लियरेंस लेकर आएंगे। हम लोग खुद SECP के इंटरनल SMD से भी क्लियरेंस ले लेते हैं। सपोज आपका NBFC है तो वह NBFC डिपार्टमेंट से उसकी क्लियरेंस होगी। ये लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर वो कंपनी सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज हैं तो आपका लाइसेंस रेवोकेशन ऑर्डर होते हैं वहाँ से, तो वो रेवोकेशन ऑर्डर के ऊपर दैट जस्ट शोज कि यू हैव नथिंग पेंडिंग विद द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये ऑनलाइन है, हाँ बिल्कुल। स्टैम्प पेपर की हम लोग वैल्यू नहीं देखते, आप कुड बी एनीथिंग। 4th पॉइंट आप कह रहे हैं सर? अच्छा, आपके पास है? ओके, आप चाह रहे हैं कि एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाई यू इंटेंड टू लाइक सॉर्ट ऑफ लिमिट योर लायबिलिटी। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, ये पॉइंट है वैसे वैलिड, इट्स समथिंग वैलिड। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो द कंपनी डज नॉट हैव एनी एसेट्स और लायबिलिटीज इन इट्स बुक्स, मतलब नहीं वो तो हाँ ठीक है ठीक है। पानामा लीक्स में, अच्छा हाँ, नहीं अगर ये वैलिड है उनका पॉइंट, ठीक। सॉरी, FIA से सर्टिफिकेट ले? FIA से सर्टिफिकेट नहीं, वो अगर FIA में इंक्वायरी चल रही है तो फिर FIA से सर्टिफिकेट हमें,
वो ठीक है, वो हम यह मेरी काइंडली सजेशन है। इस तरह मैंने आपको भी बताया था कि हमारा जो 9 रेगुलेशंस है ना, जिसमें हमने इजी एग्जिट रेगुलेशंस भी शामिल है, उसको हमने मर्ज किया इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कंपेंडियम, ठीक है। वो वेबसाइट पे प्लेस की गई। वो फिर तमाम जो थे ना हमारे ICAP वगैरह प्रोफेशनल बॉडीज़ को भी भेजी गई थी कि जी कि आप इस पे कमेंट्स दें। तो अगर रेगुलेशंस के हवाले से आप बजाय इसके कि आप प्रॉपर उस पर अगर आप कमेंट्स दें हमें, तो वो प्रॉपर कमेंट्स हम इनकॉर्पोरेट करके पॉइंट टू पॉइंट फिर वो डिस्कस होगा हायर लेवल तक, बजाय इसके कि एक पॉइंट हम नोट कर लें, कुछ रह जाए, कुछ इस पे प्रॉपर अगर आपका कोई है, कोई एक बंदा या कोई बंदा भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर ले, ICAP कर ले कि इजी एग्जिट रेगुलेशंस पर जो भी कमेंट्स हैं with regard to order certificates, with regard to any wording, क्योंकि वो चेंज तो हो ही रहा है। हाँ वो इस वक्त है कि अगर आप भेज दें हमें, तो वो चीज़ हम प्रॉपर ऊपर फोरम तक डिस्कस कर लेंगे, और वो अगर वो विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू ICAP की तरफ से आ जाए तो आई थिंक बेस्ट हो जाए। मैं वही कह रहा हूं सर, एनीथिंग But then it will be open ना सर, फिर तो it will be open, फिर तो उसके अंदर बहुत सारे disclaimer and it will be then an unlimited चलिए हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। चैप्टर 9 उसको वेरीफाई कौन करेगा, मतलब वो तो डायरेक्टर्स की तरफ से बात आई ना, और इसीलिए हमने अब प्रपोज किया है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये हम लोगों ने देखा कि छोटी कंपनीज के लिए डिफिकल्ट एंड दैट हैज अ कॉस्ट एज वेल, कि आप ऑडिटर के पास भी फिर जाएं, तो इस तरह तो फिर लेकिन ना फिर अगर इस तरह assumption पे चलेंगे तो फिर मेरे ख्याल है ऑडिट की ऑडिटर जरूरत नहीं की जरूरत ही नहीं है। रहेगी, फिर एनुअल ऑडिट की भी जरूरत नहीं रहेगी। जी। मगर सर वो जो कंपेंडियम पे कमेंट्स वाली बात है ना, ये इजी एग्जिट का एक चैप्टर है प्रॉपर उसके अंदर, ठीक है। चैप्टर 9 है, हाँ 9 या 10 है, जो भी नंबर है, एंड वाला चैप्टर है, मिसलेनियस से पहले वाला, वो आप देख लें। उसको देखकर, और अभी वो फाइनलाइज होना है, और ये ऑडिटर सर्टिफिकेट के बारे में जितनी भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट के फॉर्म में करें। तो एक्सटर्नल फीडबैक की भी एक वेटेज ऑफ कोर्स होती है बिफोर फाइनलाइजेशन। ये एक कंपनीज जो रेगुलेशंस हैं जितनी डिफरेंट, उनका एक कंपेंडियम बना है कंपनीज रेगुलेशंस के नाम से, ड्राफ्ट स्टेज पे हमारी वेबसाइट के ऊपर है, ओपन फॉर कमेंट्स, ठीक है। तो उस पर कमेंट्स फॉर्मली अगर आप देंगे, और अगर आप ICAP के थ्रू भी कंसोलिडेटेड देते हैं कि ऑडिटर की उसमें जो भी आप कहते हैं कि उसकी लिमिटेशन है, वो नहीं कर सकता, जो भी सजेशंस आपने दी हमने तो नोट कर ली, बट अगर आप इसको एज एक्सटर्नल मतलब एक फोरम के थ्रू कमेंट्स देंगे, तो वो अभी कंसिडर हो सकता है बिफोर देयर फाइनलाइज्ड, जो भी आपके कंसर्न्स। बेसिकली 9 रेगुलेशंस हैं, ना सिर्फ इजी एग्जिट। सर मैं यहाँ पे देखें कमेंट्स के लिए तो जाते वो हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की हुई है, रिक्वेस्ट तो की हुई है, रिक्वेस्ट फॉर्म। वो वैसे जाते हैं, ऐसा नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर आ जाते हैं हम अटैचमेंट्स के ऊपर। जो आप अटैच करेंगे, हमारे बेसिकली मॉड्यूल के अंदर अटैचमेंट की ऑप्शन है। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन। वंस आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो अच्छा, ये सारे प्रोसेस इजी एग्जिट का जो स्ट्राइकिंग ऑफ की एप्लीकेशन है, दैट हैज़ बीन सेंट्रलाइज्ड बाय SECP, और वो हमारा लाहौर ऑफिस ही देख रहा है सारी एप्लीकेशंस को थ्रू आउट पाकिस्तान जो आ रही हैं एप्लीकेशंस। तो अगर आप फिजिकली अप्लाई करते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिजिकली अगर आप अप्लाई करते हैं तो यू विल बी अप्लाइंग टू द रेलेवेंट CRO जहाँ पे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। ऑनलाइन में यू नीड नॉट गो टू एनी CRO, आप यहीं से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए आ जाएगा। इसके बाद आगे रेस्टोरेशन ऑफ कंपनी। जो रेस्टोरेशन की, इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू द कंपनी। एक सेक्शन 425(6) में कोर्ट की पावर्स हैं,
कि 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन कोर्ट उसको रेस्टोर कर सकती है कंपनी को. बट इफ यू आर पास दिस 3-year पीरियड तो एस यू कुड कम टू SECP. द कमीशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द रजिस्ट्रार, एग्जैक्टली वर्डिंग है वो, उस कंपनी का रेस्टोरेशन ऑर्डर पास कर देता है. वो क्लॉज नहीं है सर, वो है कमीशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रार विल पास रेस्टोरेशन ऑफ the company order, or the registrar will ensure through seeking all relevant documents and information that the company merits restoration. तो वो उसमें फिर registrar has to be really very sure कि हाँ मैं जब इसको restoration के लिए आगे commission में भेजने लगा हूँ तो I am sure कि this had an asset or a liability और उस बेस पे मैं आगे इसको forward कर रहा हूँ. इंक्वायरी नहीं, वो हेयरिंग होती है बेसिकली, जो आप सेक्शन 425(9) की हेयरिंग होती है उसमें वो बुलाते हैं आपकी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को और आपके ऑडिटर को. तो वो कमीशन नहीं किया था. हाँ जी 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 जी. वो मतलब वो ऑडिटर थे, मतलब लेट्स नॉट नेम हिम, वाज अ फर्म नॉट ऑफ लाहौर, मगर उनको आई थिंक 500,000 रुपीज फाइन हुआ था. सॉरी हाँ जी, उनका पॉइंट यही था, उनका डिफेंस यही था इनफैक्ट. सर चाहिए वो तो. अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इनएक्टिव कंपनीज की. आप अपनी कंपनी का इनएक्टिव स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हैं. कंपनीज एक्ट में प्रोविजन ऐड की गई थी सेक्शन 424 में. इसमें भी ऑप्शन ये है कि अनलिस्टेड कंपनी जो कि एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है या आप आज की डेट में ऑपरेशंस में नहीं है, तो आप इनएक्टिव स्टेटस ऑब्टेन कर. इनएक्टिव स्टेटस मींस कि यू आर नॉट इन ऑपरेशंस, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस, और आपको कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपने नहीं की है फॉर द टाइम दैट आप इनएक्टिव हैं. The privileges are कि आपने कंपनी आज बनाई for a future project, but you need to have a track record कि you have been a company since 10 years. ठीक है, और आप अब आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए इनएक्टिव हो जाएं. बी, आपने कंपनी बनाई टू होल्ड अ पर्टिकुलर एसेट विदाउट अंडरटेकिंग एनी अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि कंपनी की मैंने एग्जांपल दी, तो वो इनएक्टिव हो जाती है कंपनी. आपने लैंड ले ली या जो भी आपने एसेट ले ली, होल्ड कर लिया इस कंपनी के नाम पे, एंड यू से कि यू आर नॉट इनटू एनी ऑपरेशंस, सिर्फ द सोल रीजन ऑफ फॉर्मिंग दिस कंपनी वाज टू होल्ड दिस एसेट. तो जब कंपनी के लिए जब आप FBR में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो दिस विल ऐड टू योर स्टैंस कि यू आर नॉट इनटू एनी ऑपरेशंस, इसलिए आपके रेवेन्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है. ये बेनिफिट्स हैं उन कंपनीज के लिए. हाँ बिल्कुल. अच्छा, इसकी जो फाइलिंग हाँ नहीं, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं. आपको फॉर्म D सिर्फ फाइल करना होगा, जो कि ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है जिसके अंदर सिर्फ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स आपसे पूछा जा रहा है. तो दिस इज द ओनली फाइलिंग रिक्वायरमेंट जो कि आपने फाइल करना होगा. मगर इसमें एक चीज़ जो कंसिडर करने वाली है वो ये है कि अगर आप खुद से ये स्टेटस ऑब्टेन करते हैं तो यू नीड टू फाइल फॉर्म 38, और वंस आप उसको एग्जिट करना चाह रहे हैं कि आप इनएक्टिव स्टेटस अपना खत्म करना चाह रहे हैं तो यू विल बी फाइलिंग फॉर्म 39. ये तो उस सूरत में है कि कंपनी खुद से कहे कि मुझे इनएक्टिव स्टेटस दें. ऑल्टरनेटिवली कमीशन भी एक कंपनी को इनएक्टिव स्टेटस असाइन कर सकता है इफ द कंपनी इज नॉट फाइलिंग इट्स रिटर्न्स. तो हम उसको बजाय इजी एग्जिट में जाने के वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ असाइनिंग दिस इनएक्टिव स्टेटस टू द कंपनी एज वेल. जिन्होंने 2 साल अकाउंट्स नहीं फाइल किए या अपने रिटर्न्स नहीं फाइल किए, तो उन कंपनीज को हम इनएक्टिव स्टेटस दे देते हैं, और सब्सीक्वेंटली वी मे और मे नॉट strike off those companies. Form D will be filed by the company so long as it intends to remain inactive. Okay, transfer of shares का कहीं specific नहीं लिखा हुआ है, मगर हाँ वो जो critical point है वो है no significant accounting transaction.
तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं ना, इसीलिए आप देखिए फॉर्म 38 में वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी कह रहे हैं, और फॉर्म 38 इज एन एनुअल फॉर्म, तो इट मींस कि यू कुड चेंज योर मेंबर्स, ऑल्दो इस पे कोई स्पेसिफिक ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं नहीं लिखा होगा, मगर लॉजिकली स्पीकिंग, और ये नया एक चीज़ है, तो ये दो तरह से हमारे पास आ रही हैं। एक वो कंपनीज थी जो कि हमने लाहौर में तकरीबन 5400 कंपनीज को इनएक्टिव किया था, उनमें से तकरीबन 250 कंपनीज ने एक्टिव स्टेटस ऑब्टेन कर लिया है हमारे से, और इन एडिशन टू दिस कुछ कंपनी हैं जिन्होंने खुद से इनएक्टिव स्टेटस ऑब्टेन किया, वो तकरीबन 35 के करीब हैं पिछले जब से। वो नहीं होगा, उसकी जगह पे फॉर्म डी आ जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, तो ये उन कंपनीज के लिए ना सर जो कि ऑन देयर ओन जा रहे हैं, इनएक्टिव हो रहे हैं, और दे नीड टू शो के वी आर इनएक्टिव। जो कंपनीज जिनको हमने खुद से इनएक्टिव कर दिया वो तो नहीं जाहिर फाइल करेंगे। एग्जैक्टली हाँ, लाइक यू स्लीपिंग। हाँ सर, हाँ वो रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट उनकी है, क्योंकि वो तो मतलब आप सो लॉन्ग एज अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड यू नीड टू फाइल योर रिटर्न्स, बट दिस विल ऐड वैल्यू टू योर स्टैंड्स व्हेन यू से कि यू हैव नॉट बीन इनटू ऑपरेशंस एंड यू क्लेम सो बिकॉज आपने एससीसीपी से भी ये स्टेटस लिया हुआ है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। और कोई आपके कमेंट सर? नहीं नहीं, उसमें नहीं होता। उसमें ये है कि कंपनीज जिनको एफबीआर प्रोब कर रहा है वो बहुत रेगुलर एफबीआर हमसे डेटा लेता है, वो जिस कंपनी का भी डेटा लेते हैं उसकी फाइल में वो लेटर्स लगते जाते हैं। तो वंस एप्लीकेशन आती है इजी एग्जिट की, तो फिर हम अगर वो उसका सेक्शन देखते हैं हम लोग कि अगर वो सेक्शन ऐसा है कि जो कि क्रिटिकल है ज़्यादा, तो फिर हम कंपनी से कहते हैं कि आप इसकी क्लियरेंस एफबीआर से लेकर आए, और वो क्लियर कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, provided FBR lets us know कि this company has a dispute। और अगेन उसमें फिर बात ये है कि अगर हम उसको बंद कर भी देंगे तो the dispute pertains to a previous point of time when the company was incorporated, तो वो तो हो जाएगा। हम्म 90 डेज में गैजेट पब्लिश होके नहीं आता हमारे पास। हाँ हाँ, वो प्रोसेस के लिए उसको भेज देंगे, मगर वो होगा एक्चुअली गैजेट पब्लिकेशन के ऊपर ही, वो हमारी तरफ से नहीं होगा डिले, वो आगे हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। मगर वी अंडरस्टैंड कि प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के पास जितना बैकलॉग है और जितना डिटेल में वो काम कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। मगर जो आपने गैजेट की बात की थी, तो गैजेट जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेटाबेस में हमें पता है कि हाँ दिस कंपनी हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ, तो वी राइट अ लेटर कि दिस कंपनी having this name, CUIN number, this registered office so and so was incorporated on this date and was struck off on this date and is not in existence anymore। तो वो एक हमारा स्टैंडर्ड लेटर है। वो तो रिक्वेस्ट पे है, मतलब जो भी कोई आप रिक्वेस्ट करेंगे उस पर हम आपको कर देंगे। वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कंपनी विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, मगर वो आपको लेटर की फॉर्म में मिल जाएगा या आपको गैजेट मिल जाएगा। अगर आपको इफ़ यू कीन के आपको गैजेट ही चाहिए तो सर्च फॉर द गैजेट एंड गैजेट मिल जाएगा उसमें। हाँ, मगर बाज़ केसेस में देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब कंपनीज कीन थी गैजेट के लिए, एफबीआर उनसे कह रहा था कि आप गैजेट लेकर आए, इस तरह से। वो ये बहुत दफ़ा कंसिडर हुआ और फिर इसलिए नहीं टेकअप हुआ कि एससीसीपी तो उनको क्लियर कर देगा, एफबीआर शायद उनको क्लियर नहीं करेगा। तो मतलब वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट जो आप बात कर रहे हैं। ये हमने एफबीआर से भी मीटिंग्स में भी टेकअप की बात, मगर प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक चीज़, दूसरा कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, एफबीआर हैज़ अ डिफरेंट डोमेन, ठीक है, वो लेजिस्लेशन डिफरेंट है। नहीं आप
रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन हमें करने में कोई मसला नहीं है। फिर FBR वो फिर वो उसका मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आई कांट रिकमेंड। वो डोमेन डिफरेंट हो जाएगा। मसला ये कि वो उनका लॉ डिफरेंट है, हमारा लॉ डिफरेंट है, तो मतलब हालांकि वो चीज़ तो आइडियली वो चीज़ तो आपको इन राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए ना। तो मतलब ये है अगर हम आपको इजी एग्जिट पे भी ये कर देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा काफ़ी। हाँ, इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट एग्जिट। let's मतलब remain it easy exit and God forbid it becomes a difficult exit. नहीं चलें, इम्पॉसिबल तो नहीं होगा। तो सर फिर कोई और क्वेश्चन सर? हाँ हाँ सर, वो उसमें ना हम्म हम्म। अब हमारे एंड से तो कंपनी, आपने हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं और हमने आपको लेटर भी इसलिए इशू कर दिया है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं। तो FBR से आपने वो NTN खुद करवाने के, हम FBR को फोर्स नहीं कर सकते ना सर। लेजॉन नहीं हो सकता क्योंकि हाउ डू वी एनफोर्स द लेजॉन, कैसे एनफोर्स करवाएंगे? अगर मैं कर भी लें अगर हम, तो वो एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी। प्लस FBR इज़ वेरी स्कैटर्ड, मतलब हमारे ऑफिस जैसे स्कैटर्ड हैं ऐसे वो लोग स्कैटर्ड हैं। और फिर एक और क्वेश्चन ये है कि वाई FBR ओनली, वाई नॉट सिंध रेवेन्यू बोर्ड एंड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एज वेल, सोशल सिक्योरिटी, फिर तो द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। एग्जैक्टली। तो मतलब वो प्रैक्टिकल, दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल जो कि ये बनाई गई है सर। सर जी Sir, thank you, Hassan. Thank you very much for bearing with us. And you took a very bold decision कि आपने कहा presentation के बीच में क्वेश्चन आने दें, so फिर ये हुआ। And anyway, thank you very much जी। मेरा ख्याल में हमारे कोई क्वेश्चन रहे तो नहीं गया, सब की तसल्ली हो गई। So with this, मेरा ख्याल में क्वेश्चन आंसर सेशन अब जरूरत नहीं है। We have a shield है। We have a small token of appreciation for you guys for sparing time